नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी का विकास देखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, किंतु यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो उसका उद्भव शौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। विस्तार में जाकर यदि उसे 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव शौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यूँ तो हिंदी भाषा के कुछ व्याकरणिक रूप पाली में ही मिलने लगते हैं। प्राकृत काल में उनकी संख्या और भी बढ़ गई है तथा अपभ्रंश काल में ये रूप प्रायः 40% से भी ऊपर हो गए हैं। किंतु हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। इस तरह हिंदी के विकास का इतिहास आज तक कुल लगभग पौने 200 वर्षों 1000 से 1975 में फैला है। भाषा के विकास की दृष्टि से इस पूरे समय को 3 कालों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा हम 1000 से 1500 मानते हैं। हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट थी, क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव हुआ था। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों अर्थात स्वरों, व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। मुख्य अंतर ये हैं: अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे: अ, आ, ई, उ, ए, ओ। ये 8 ही स्वर मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ऐ, औ विकसित हो गए जो संयुक्त स्वर थे तथा जिनका उच्चारण क्रमशः ऐ, औ था। दूसरा, च, छ, ज, झ। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में आकर ये स्पर्श संघर्षी हो गए और तब से अब तक ये स्पर्श संघर्षी ही हैं। तीसरा, न, र, ल, स। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में दंत्य ध्वनियाँ थीं। आदिकाल में ये वृत्स्य हो गए। चौथा, अपभ्रंश में ड़ और ढ व्यंजन नहीं थे। आदिकाल हिंदी में इनका विकास हुआ। पंचम, नह, मह, लह पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमशः न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन हो गए। छठा, संस्कृत, फारसी आदि से कुछ शब्दों के आ जाने के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन हिंदी में आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। कुछ अपभ्रंश शब्दों के लोप के कारण कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजनों, स्वरानुक्रमों तथा व्यंजनानुक्रमों के लोप की भी संभावना हो सकती है जो अपभ्रंश में थे। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। धीरे धीरे 1500 ईस्वी तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश के रूप प्रायः प्रयोग से निकल गए। आदिकालीन हिंदी के व्याकरण संवेदतः अपभ्रंश व्याकरण से इन बातों में भिन्न है। प्रथम, अपभ्रंश काफ़ी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। क्रिया तथा कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूपों का प्राधान्य हो चला। सहायक क्रियाओं तथा परसर्गों अर्थात कारक चिन्हों का प्रयोग काफ़ी होने लगा और धीरे धीरे संयोगात्मक रूप कम होते गए और उनका स्थान वियोगात्मक रूप लेते गए। द्वितीय, नपुंसक लिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था। यद्यपि संस्कृत, पाली, प्राकृत की तुलना में उसकी स्थिति अस्पष्ट सी होती जा रही थी। आदिकालीन हिंदी प्रयोगों में नपुंसक लिंग का प्रयोग प्रायः पूर्णतः समाप्त हो गया। गोरखनाथ की रचनाओं में कुछ प्रयोगों को कुछ लोगों ने नपुंसक लिंग का माना है, किंतु यह मान्यता पूर्णतः असंदिग्ध नहीं कही जा सकती। तृतीय, हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा था।
आदिकालीन हिंदी का शब्द भंडार अपने प्रारंभिक चरण में अपभ्रंश का ही था, किंतु धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आते गए, जिनमें उल्लेख्य 2-3 हैं। प्रथम, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, अतः अपभ्रंश की तुलना में तत्सम शब्दावली कुछ बढ़ने लगी थी। द्वितीय, मुसलमानों के आगमन से कुछ शब्द पश्तो, फारसी तथा तुर्की भाषाओं से हिंदी में आए। तृतीय, भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानी शासन का प्रभाव समाज पर भी पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इस बात की भी संभावना हो सकती है कि कुछ ऐसे पुराने शब्द जो अपभ्रंश में प्रचलित थे, इस काल में अनावश्यक या अल्पावश्यक होने के कारण या तो हिंदी शब्द भंडार से निकल गए या फिर उनका प्रयोग बहुत कम हो गया। इस काल के साहित्य में प्रमुखतः डिंगल, मैथिली, दक्षिणी, अवधी, ब्रज तथा मिश्रित रूपों का प्रयोग मिलता है। इस युग के प्रमुख हिंदी साहित्यकार गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नाल, चंद्रबरदाई, कबीर आदि हैं। मध्यकाल मध्यकाल की समय सीमा 1500 से 1800 मानी जाती है। इस काल में ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द भंडार के क्षेत्र में मुख्यतः जो परिवर्तन हुए हैं वे निम्न हैं। ध्वनि के क्षेत्र में 2-3 बातें उल्लेख्य हैं। प्रथम, फारसी की शिक्षा की कुछ व्यवस्था तथा दरबार में फारसी का प्रयोग होने से उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार हुआ, जिसके कारण उच्च वर्ग के लोगों की हिंदी में नुक्ता वाले क, ख, ग, ज, फ ये 5 नए व्यंजन आ गए। द्वितीय, शब्दांत का अ कम से कम मूल व्यंजन के बाद आने पर लुप्त हो गया, अर्थात राम का उच्चारण राम होने लगा। मतलब जो अंतिम व्यंजन है म, उसमें अ की ध्वनि लुप्त होने लगी, किंतु भक्त जैसे शब्दों में जहाँ अ के पूर्व संयुक्त व्यंजन था, अ बना रहा। कुछ स्थितियों में अक्षरांत अ का भी लोप होने लगा। उदाहरण के लिए आदिकालीन जप्ता अब उच्चारण जप्ता हो गया। तृतीय, ह के पहले का अ कुछ स्थितियों में ए जैसा उच्चरित होने लगा, अहमद को एहमद। व्याकरण के क्षेत्र में भी मुख्यतः 3 ही बातें उल्लेख्य हैं। इस काल में हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपभ्रंश के रूप प्राय हिंदी से निकल गए। जो कुछ बचे थे वे ऐसे थे जिन्हें हिंदी ने आत्मसात कर लिया था। द्वितीय, भाषा आदिकालीन भाषा की तुलना में और भी वियोगात्मक हो गई। संयोगात्मक रूप और भी कम हो गए। परसर्गों तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग और भी बढ़ गया। तृतीय, उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार होने के कारण हिंदी वाक्य रचना फारसी से प्रभावित होने लगी थी। शब्द भंडार की दृष्टि से भी निम्न बातें मुख्य हैं। प्रथम, इस काल में आते आते काफ़ी शब्द फारसी लगभग 3500, अरबी लगभग 2500, पश्तो लगभग 50 तथा तुर्की लगभग 125 से हिंदी में आ गए और उनकी संख्या लगभग 600 हो गई। द्वितीय, भक्ति आंदोलन के चरम बिंदु पर पहुंचने के कारण तत्सम शब्दों का अनुपात भाषा में और भी बढ़ गया। तृतीय, यूरोप से संपर्क होने के कारण कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में आ गए। इस काल में धर्म की प्रधानता के कारण रामस्थान की भाषा अवधी तथा कृष्णस्थान की भाषा ब्रज में ही विशेष रूप से साहित्य रचा गया। यूँ दक्षिणी, उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में भी साहित्य रचना हुई। इस काल की प्रमुख साहित्यकार जायसी, सूर, मीरा, तुलसी, केशव, बिहारी, भूषण देव हैं। आधुनिक काल, इसकी समय सीमा 1800 से अब तक मानी जाती है। आधुनिक कालीन हिंदी में ध्वनि के क्षेत्र में निम्न बातें उल्लेख्य हैं। प्रथम, आधुनिक काल में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार के कारण तथा प्रारंभ में हिंदी प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में कचहरियों की भाषा उर्दू होने के कारण नुक्ता वाले क, ख, ग, ज, फ जो मध्यकाल में केवल उच्च लोगों के फारसी पढ़े लिखे लोगों तक प्रचलित था, इस काल में प्रायः 1947 ईस्वी तक सुशिक्षित लोगों में खूब प्रचलित हो गए।
किंतु स्वतंत्रता के बाद स्थिति बदली है और अंग्रेजी में प्रयुक्त होने के कारण ज फ तो एक सीमा तक अब भी प्रयोग में है, किंतु क ख ग के ठीक प्रयोग में कमी आई है। नई पीढ़ी कुछ अपवादों को छोड़कर नुक्ता वाले क ख ग के स्थान पर बिना नुक्ता के क ख ग बोलने लगी है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण कुछ बहुशिक्षित लोगों द्वारा आ जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफ़ी आदि में भी ध्वनि भी हिंदी में प्रयुक्त हो रही है। अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन जैसे ड्र हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। स्वरों में ऐ, औ हिंदी में आदिकाल में आए थे। उनका उच्चारण ऐ, औ था, अर्थात संयुक्त स्वर थे। आधुनिक काल में मुख्यतः 1940 ईस्वी के बाद ऐ, औ की स्थिति कुछ भिन्न हो गई है। इस संबंध में 3 बातें उल्लेख्य है। प्रथम, पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में ये स्वर सामान्यतः मूल स्वर रूप में उच्चरित होते हैं। द्वितीय, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में अब भी ये ऐ, औ रूप में संयुक्त स्वर के रूप में ही प्रयुक्त हो रहे हैं। तृतीय, नैया, व्याकरण, कौवा जैसे शब्दों में पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही क्षेत्र में ऐ, औ का उच्चारण क्रमशः संयुक्त स्वर ऐ, औ रूप में होता है। मध्यकाल में अ का लोप शब्दांत तथा कुछ स्थितियों में अक्षरांत में होना आरंभ हुआ। आधुनिक काल तक आते आते यह प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हिंदी में उच्चारण में कोई भी शब्द अकारांत नहीं है। वह ध्वनि आदिकाल तथा मध्यकाल में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः वयोष्ठ रूप में उच्चरित होती थी। अब वह कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी के काफ़ी शब्दों में कम से कम पश्चिमी क्षेत्र में दंत्योष्ठ रूप में उच्चरित होती है। व्याकरण की दृष्टि से अधोलिखित बातें कही जा सकती है। आदिकाल में हिंदी की विभिन्न बोलियों के व्याकरणिक अस्तित्व का प्रारंभ हो गया था, किंतु काफ़ी व्याकरणिक रूप ऐसे थे जो आसपास के क्षेत्रों में समान थे। मध्यकाल में उनमें इस प्रकार के मिश्रण में काफ़ी कमी हो गई थी। सूर, बिहारी, देव आदि की ब्रजभाषा तथा जायसी, तुलसी आदि की अवधि इस बात का प्रमाण है। आधुनिक काल तक आते आते ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि कई बोलियों का व्याकरणिक अस्तित्व इतना स्वतंत्र हो गया है कि उन्हें बड़ी सरलता से भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। द्वितीय, हिंदी प्रायः पूर्णतः एक वियोगात्मक भाषा हो गई है। तृतीय, प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण आदि के प्रभाव से हिंदी व्याकरण का रूप काफ़ी स्थिर हो गया। कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी व्याकरण का मानक रूप सुनिश्चित हो चुका है। व्याकरण के इस स्थिरीकरण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मुख्य हाथ रहा है। चतुर्थ, कहा जा चुका है कि मध्यकाल में हिंदी वाक्य रचना एक सीमा तक फारसी से प्रभावित हुई थी। आधुनिक काल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार फारसी की तुलना में कहीं अधिक हुआ है। साथ ही समाचार पत्रों, रेडियो तथा सरकारी कामों में प्रयोग के कारण भी अंग्रेजी हमारे अधिक निकट आई है। इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदी भाषा वाक्य रचना, मुहावरों तथा लोकोक्तियों आदि के क्षेत्र में अंग्रेजी से बहुत अधिक प्रभावित हुई है। उदाहरण के लिए, मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप का अनुवाद है तो वह आदमी जो कल बीमार पड़ा था आज मर गया है। द मैन हु फेल इल यस्टरडे एक्सपायर्ड टुडे का इसी तरह प्रकाश डालना मुहावरा टू थ्रो लाइट ऑन का अनुवाद है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लोकोक्ति नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेशन का। अंग्रेजी ने विराम चिन्हों के माध्यम से भी हिंदी वाक्य रचना को प्रभावित किया है। इधर कुछ वर्षों से कीजिए के लिए करिए, मुझे के लिए मेरे को, मुझको के लिए मेरे से, तुझमें के लिए तेरे में, नहीं जाता के हे के स्थान पर नहीं जाता, नहीं जा रहा है के स्थान पर नहीं जा रहा जैसे नए रूपों से नई वाक्य रचना का प्रचार कुछ क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। अर्थात हिंदी भाषा की रूप रचना तथा वाक्य रचना में परिवर्तन हो रहा है। शब्द भंडार की दृष्टि से 1800 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल को सामान्यतः 6-7 उपकालों में विभाजित किया जा सकता है।
1800 से 1850 ईस्वी तक का हिंदी शब्द भंडार मोटे रूप से वही था जो मध्यकाल के अंतिम चरण में था। अंतर केवल यह था कि धीरे धीरे अंग्रेजी के अधिकाधिक शब्द हिंदी भाषा में आते जा रहे थे। 1850 से 1900 ईस्वी तक अंग्रेजी के और शब्दों के आने के अतिरिक्त आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कारण तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा और कुछ पुराने तद्भव शब्द परिनिष्ठित हिंदी से निकल गए। 1900 ईस्वी के बाद द्विवेदी काल तथा छायावाद काल में अनेक कारणों से तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ना आरंभ हो गया। प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा का पूरा साहित्य इस दृष्टि से दर्शनीय है। इसके बाद प्रगतिवादी आंदोलन के कारण तद्भव शब्दों के प्रयोग में पुनः वृद्धि हुई तथा तत्सम शब्दों के प्रयोग में काफ़ी कमी हुई। सन 1947 तक लगभग यही स्थिति रही। इसके बाद के शब्द भंडार में कई बातें उल्लेख्य हैं। अनेक पुराने शब्द नए अर्थों में प्रचलित हो गए। उदाहरण के लिए सदन राज्यसभा लोकसभा के लिए दोनों सदनों में प्रयुक्त हो रहा है। नई आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्षणिका, फिल्माना, घुसपैठिया जैसे बहुत से नए शब्द हिंदी में आ गए हैं। साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी और कविता की भाषा बोलचाल के बहुत निकट है। उसमें अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के जन प्रचलित शब्दों का काफ़ी प्रयोग हो रहा है, किंतु आलोचना की भाषा अब भी एक सीमा तक तत्सम शब्दों से काफ़ी लदी हुई है। इधर हिंदी को पारिभाषिक शब्दों की बहुत आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि वह अब विज्ञान, वाणिज्य, विधि आदि की भी भाषा है। इसकी पूर्ति के लिए अनेक शब्द अंग्रेजी, संस्कृत आदि से लिए गए हैं तथा अनेक नए शब्द बनाए गए हैं। स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी में मुश्किल से 5-6 हज़ार पारिभाषिक शब्द थे, किंतु अब उनकी संख्या लगभग 1 लाख है और दिनों दिन उसमें वृद्धि होती जा रही है। हिंदी शब्द भंडार अनेक प्रभावों को ग्रहण करते हुए तथा नए शब्दों से समृद्ध होते हुए दिनों दिन अधिक व्यापक होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी अपनी अभिव्यंजना में अधिक सटीक, निश्चित, गहरी तथा समर्थ होती जा रही है। किसी भाषा के प्रचार क्षेत्र में जैसे जैसे विस्तार होता है, उसके एकाधिक रूप विकसित होने लगते हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी ध्वनि व्यवस्था, रूप रचना, वाक्य गठन तथा शब्द भंडार किसी भी दृष्टि से पूर्णतः एक नहीं है। हिंदी के साथ भी वही स्थिति आती जा रही है। संविधान के 351वें अनुच्छेद के अनुसार संपर्क भाषा के रूप में जिस हिंदी का विकास होना है, वह कम से कम शब्द भंडार के क्षेत्र में भारत की प्राय सभी भाषाओं से कुछ न कुछ ग्रहण करेगी। इस प्रकार राष्ट्रभाषा के रूप में उसका स्वरूप एक प्रकार से सार्वदेशिक होगा। नागपुर में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में इस दिशा में स्वदेश विदेश के हिंदी विद्वानों ने यथेष्ट विचार विमर्श करने के उपरांत उपर्युक्त निष्कर्ष से ही सहमति प्रकट की और हिंदी को राष्ट्रभाषा के साथ ही विश्व की एक प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प व्यक्त किया। धन्यवाद।